नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं व्याख्या चंदोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। शिक्षक दिवस पर राजभवन में 19 शिक्षकों को दिया गया शैलेश मटियानी पुरस्कार। राज्यपाल ने कहा, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शिक्षक वास्तव में सम्मान के अधिकारी। उत्तराखंड की कुसुमलता गड़िया को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से किया सम्मानित। मानक संवर्धन के लिए भारतीय मानक ब्यूरो और उत्तराखंड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद मिलकर करेंगे काम। शिक्षक दिवस के मौके पर लिया संकल्प, शिक्षकों को भी किया सम्मानित। उत्तराखंड के खुरपिया फार्म को स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में किया जाएगा विकसित। हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट MOU की अक्टूबर माह में होगी तीसरी ग्राउंडिंग सेरेमनी। चमोली जिले में मनरेगा और उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड ने बदली बंजर खेतों की तस्वीर। हजारों लोगों को मिल रहा रोजगार। पर्यटन से बढ़ रही लोगों की आर्थिकी। और बागेश्वर जिले में पोषण माह के तहत बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों में चलाया जागरूकता अभियान। लाभार्थी महिलाओं को पोषण की जरूरत और महत्वता की दी गई जानकारी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आज एक समारोह में कई शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। इनमें उत्तराखंड से चमोली जिले के पोखरी विकास खंड के राजकीय माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका कुसुमलता गड़िया को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये पुरस्कार स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षा को सुगम और योग को पाठ्यक्रम में शामिल करने जैसे नवाचारों के लिए दिया गया। वहीं देहरादून में शिक्षक दिवस के अवसर पर राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2023 का वितरण किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 19 शिक्षकों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने शैलेश मटियानी पुरस्कार के तहत मिलने वाली धनराशि को 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये किए जाने की घोषणा की। इस मौके पर राज्यपाल ने शिक्षक दिवस की सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस तरह के सम्मान शिक्षकों में नई ऊर्जा का संचार करते हैं, जिससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि विषम परिस्थितियों और दुर्गम क्षेत्रों में विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शिक्षक वास्तव सम्मान के अधिकारी हैं। लिए हमारा जो भी फ्यूचर है वो हमारे युवा हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं। और आज के दिन पर जो हमने संकल्प लिया है कि शिक्षा के द्वारा किस प्रकार से हम राष्ट्र के निर्माण की तरफ अग्रसर हों। हमारे सामने में चुनौती है कि हम 2047 में विकसित राष्ट्र बने, अर्थव्यवस्था में तीसरे पायदान पर आए और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े। इसमें एजुकेशन का सबसे बड़ा रोल है। और आज बहुत खुशी है कि हमारे परिवार का जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर है, हमारे टीचर्स, हमारे शिक्षक, उनको हमने आज सम्मान दिया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये दिन शिक्षकों के प्रति आदर सम्मान प्रकट करने का दिन है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए विशेष योजनाएं शुरू की हैं। शिक्षकों को नवाचार से जोड़ने पर निरंतर कार्य जारी है। राज्य के शिक्षक हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी शिक्षकों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण मनोयोग से किया। शैलेश मटियानी जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार हमारे शिक्षक अपनी उत्कृष्टता को प्राप्त करते रहें और उत्कृष्ट कार्य करें, इसी के हेतु शुरू किया गया था। और आज 19 शिक्षकों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। निश्चित रूप से ये सारे शिक्षक हमारे समाज में, राज्य के लिए एक आदर्श रोल मॉडल के रूप में काम करेंगे और शिक्षा जगत में जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं वो प्रेरणा लेकर आगे भी
और अच्छे काम करेंगे, जिससे कि इस पुरस्कार की महत्ता भी और इसकी सार्थकता भी बनी रहेगी। पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षक खुश नजर आए और उन्होंने सरकार का आभार जताया। शिक्षकों का कहना है कि इस तरह के पुरस्कार उनको और अधिक क्षमता के साथ काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। एक प्रदेश की एक हर साल होने वाली एक गतिविधि है और उस गतिविधि में हो सकता है मैं भी एक अकिंचन व्यक्ति हूँ और मैं ऋणी हूँ अपने विभाग का और साथ में उत्तराखंड के सरकार का, शासन का, कि उन्होंने मुझे ऐसा समझा होगा, इसलिए मुझे यह पुरस्कार मुझे प्राप्त हुआ। मुझे बड़े हर्ष हुआ है आज। वहीं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सम्मानित हुए सभी शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। देखिए, हर साल की भांति इस बार भी हम शिक्षक दिवस पे 19 अपने शिक्षकों को सैलिस मटियानी पुरस्कार दे रहे हैं। मैं महामहिम राज्यपाल जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं और विशेषकर उन सभी शिक्षकों का जिन्होंने कि शिक्षा विभाग में बहुत अच्छा काम किया है, अपने राज्य के विद्यालयों के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए बहुत उनका योगदान है, इसीलिए आज उनको पुरस्कार दिया जा रहा है। उत्तराखंड में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार की शुरुआत 2009 में की गई थी। शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार शिक्षकों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर कोटद्वार नगर निगम प्रेक्षक गृह में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्थान सेवा समिति की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने पौड़ी और देहरादून जिले से आए 13 शिक्षकों को सम्मानित किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि समाज को अच्छी राह दिखाने और देश के निर्माण में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चंद्र गढ़वाली जो हमारे हैं, उनके संस्था है, उसके तहत हम लोगों ने करीबन 13 टीचर्स को सम्मानित किया। टीचर्स जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा कार्य किया है, उनको हमने सम्मानित किया। तो मुझे बहुत खुशी हुई आज शिक्षकों के बीच में जाकर उनकी जो उन्होंने कार्य किए हैं, जो अच्छा कार्य वो अपने स्कूलों में कर रहे हैं, उसके बारे में भी व्याख्यान हुआ। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उन्हीं सबको बधाई देती हूँ। सम्मान पाकर सभी शिक्षक काफी प्रसन्न नजर आए। शिक्षक अनिल बलूनी का कहना है कि इस तरह के पुरस्कार हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। बहुत हमारे लिए गौरव की बात है, क्योंकि हम ग्रामीण अंचलों में कार्य कर रहे हैं और हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो संस्था है, कि इनकी नज़र गढ़वाल दूरस्थ क्षेत्रों के जो ग्रामीण अंचलों में शिक्षक कार्य कर रहे हैं वहाँ तक पहुँची है। तो मैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली संस्था का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। वहीं पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका वंदना भारद्वाज का कहना है कि विद्यालय में बच्चों को शिक्षा के साथ ही उनका ये प्रयास रहता है कि बच्चे बेहतर इंसान भी बन सकें। आज शिक्षक दिवस के महान अवसर पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्थान समिति की ओर से ये शैक्षिक उत्कृष्टता के लिए ये पुरस्कार प्राप्त करके मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मुख्य रूप से मेरा यही उद्देश्य रहा है कि हमारे बच्चे अच्छा पठन पाठन तो करें ही, इसके साथ एक बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग बच्चे बने। लगातार उनको हम मॉरल वैल्यूज़ उनके अंदर इंस्टिल हों, ऐसा हम प्रयास करते रहते हैं। उनका सर्वांगीण विकास हो, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो। मानक संवर्धन को लेकर भारतीय मानक ब्यूरो और उत्तराखंड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद मिलकर काम करेंगे। ये बात शिक्षक दिवस के अवसर पर आंचलिक विज्ञान केंद्र देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने कही। कार्यक्रम में उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश के भी कई विद्यालयों ने भागीदारी की। उपस्थित शिक्षकों को कार्यक्रम में सम्मानित भी किया गया। प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने कहा कि शिक्षक के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। शिक्षक से बड़ी कोई पदवी नहीं होती है। उन्होंने कहा कि यूकॉस्ट और BIS जागरूकता के साथ ही अन्य विषयों पर भी मिलकर काम करेंगे। उन्होंने विद्यार्थियों से सीखने व जिज्ञासा को बनाए रखने की बात कही। इस अवसर पर भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा के प्रमुख व निदेशक सौरभ तिवारी ने कहा कि आज के दिन ये महसूस करना है कि हमारे जीवन में गुरु का कितना महत्व है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को सम्मान देना व्यवहार में शामिल होना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को मानकों की महत्ता व उपयोगिता समझाई और बच्चों से संवाद किया।
भारतीय मानक ब्यूरो के वैज्ञानिक सौरभ चौरसिया ने BIS की गतिविधियों, BIS केयर ऐप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के विषय में जानकारी दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत देश के 12 स्थानों पर औद्योगिक शहर बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के खुरपिया फार्म को भी स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए यूनियन कैबिनेट ने सहमति दे दी है। इस औद्योगिक शहर में 7 बड़े उद्योग स्थापित किए जाएंगे, जिनमें ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल आदि कंपनियां हैं। उद्योग सचिव विनय शंकर पांडे ने कहा कि इससे 70 से 75 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा और ये राज्य के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस शहर का निर्माण कार्य 2 से 3 साल के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। यूनियन कैबिनेट की तरफ से देश के 12 स्थानों को इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में डिक्लेयर किया गया है, स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में। और ये हमारे प्रदेश का ही सौभाग्य है, क्योंकि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से काफ़ी लंबे समय से इसकी पैरवी की जा रही थी, माननीय प्रधानमंत्री जी से और जो भी उचित फोरम होते हैं। तो उसमें हमारा खुरपिया फार्म जो है लगभग 1200 एकड़ का, उसको डिक्लेयर किया गया है। ये हमारा जो अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर बन रहा है, उसके लिए ये डेवलप किया जा रहा है। और इसमें करीब 410 करोड़ की हमारी लैंड के रूप में होल्डिंग है और इसके विकास के लिए 400 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से मिलेगा। वहीं सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने कहा कि 2023 में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद अक्टूबर माह में राज्य सरकार तीसरी ग्राउंडिंग सेरेमनी करने जा रही है। उन्होंने बताया कि इन्वेस्टर समिट में 3.5 लाख करोड़ के MOU साइन हुए थे, जिनकी पहली ग्राउंडिंग सेरेमनी में 44,000 करोड़ की और दूसरी सेरेमनी में 71,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है, जो कुल MOU का 20% है। वहीं अब तीसरी ग्राउंडिंग सेरेमनी को बड़े पैमाने पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निवेश के लिए राज्य सरकार ने 6,000 एकड़ का लैंड बैंक तैयार किया है। ये लगातार पब्लिक फोरम पर बताया गया है और आप लोग भी स्वतंत्र हैं। UK स्पाइस हमारा जो वेबसाइट है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। चीज़ें बड़ी ट्रांसपेरेंट ढंग से हैं। इसमें 3,56,000 करोड़ के MOU साइन हुए थे और इसकी 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हम कर चुके हैं। एक जब माननीय प्रधानमंत्री जी समिट के दौरान आए थे, तो उस समय तक हमारी समिट प्रारंभ होने के पहले ही करीब 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हुई थी। सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हमारी मार्च के महीने में हुई थी और ये आंकड़ा पहुंचकर 71,000 करोड़ रुपए हो गया है। और अब हम 3 अक्टूबर माह में करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और ये लगभग जितने MOU साइन हुए हैं, मैं समझता हूँ उसका लगभग 20% के आसपास हम लोग पहुँच चुके हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आमतौर पर नेशनल एवरेज 10 से 12% से ज़्यादा का ग्राउंडिंग नहीं हो पाती। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें काफ़ी बड़े ग्रुप्स भी आए हैं और मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ हमारे टूरिज़्म सेक्टर में और रियल एस्टेट सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ है। चमोली में मनरेगा और उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के सहयोग से चाय के बागान विकसित किए जा रहे हैं, जिससे सूखी पहाड़ियां और बंजर खेतों में हरियाली लौट आई है। लोगों को घर पर ही रोजगार के साधन मुहैया हो रहे हैं और पलायन पर भी अंकुश लग रहा है। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में पर्यटक भी इन बागानों में घूमने के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे लोगों की आर्थिकी मजबूत हो रही है। चमोली जिले में आज़ादी के बाद बड़े पैमाने पर बंजर पड़े चाय के बागान अब फिर से खिल उठे हैं। झाड़ियों में बदल चुके चाय बागानों को फिर से सुधारने का काम किया गया है। इनमें 10,000 से अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं, जिन्हें चाय बोर्ड के साथ ही मनरेगा की ओर से भुगतान किया जाता है। उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की तरफ से 4 चाय बागान हैं, जिसमें कि 10,000 श्रमिक आज काम कर रहे हैं। अकेले जो नोटी चाय बागान है, जिसकी स्थापना 90 के दशक में हुई थी, उसमें लगभग 1,000 काश्तकार काम कर रहे हैं और श्रमिक काम कर रहे हैं। और इससे बागान के स्थापित होने के बाद यहाँ के गरीब मजदूरों को, यहाँ की विधवाओं को, यहाँ के नौजवानों को एक काम ग्रामीण स्तर पर मिला है और जो गांव की बंजर भूमि थी वो आबाद हुई है। और हम केंद्र और राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हैं कि वो चाय योजना के माध्यम से यहाँ के पलायन को रोकने का, यहाँ के रोज़गार को बढ़ाने का काम
कर रही है, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। हम चाय विकास बोर्ड में विगत 25-26 वर्षों से कार्यरत हैं। यहाँ पर हम सभी लोगों को केंद्र और राज्य सरकार से रोज़गार मिला है और यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार से अधिक चाय बागान को बढ़ावा देने का कार्य किया जाए, यही हम लोग आशा करते हैं। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड, नौटी चाय बागान। परियोजना निदेशक आनंद सिंह ने बताया कि मनरेगा के तहत जिले के 4 विकास खंडों गैरसैंण, थराली, कर्णप्रयाग और पोखरी की 72 ग्राम पंचायतों में चाय के बागान विकसित किए जा रहे हैं। इससे लोगों को रोजगार के साधन मुहैया हो रहे हैं। जनरली हम जो जल संरक्षण हो गया, भूमि संरक्षण हो गया और तमाम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के काम तो करते ही हैं। साथ में हमारा मेन ट्रस्ट ये है कि आजीविका लोगों की कैसे बढ़े। इसके तहत हमने चाय विकास बोर्ड के साथ कन्वर्जेंस प्लान तैयार किया हुआ है, जो हमारे जनपद के 4 विकास खंडों में कार्य चल रहा है और उसमें 72 ग्राम पंचायतें हमारी इन्वॉल्व हैं और 2 करोड़ के आसपास का प्लान इस बार हमने पास कर रखा है। और इसमें फ़ायदा ये है कि लोगों के अपने बागान भी बन जाते हैं। बाद में जो चाय विकास बोर्ड है वो लोगों को हस्तगत कर देता है, बाद में उनका MOU उनके साथ है। और साथ में जो काम करते हैं चाय बागानों में, उनके निराई गुड़ाई होगी और चाय की पत्तियों को इकट्ठा करना, उसमें उनको रोज़गार भी मिलता है। चाय विकास बोर्ड भी पैसा देता है अपने उससे और मनरेगा काम से भी हम उसमें देते हैं। मनरेगा और उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के सहयोग से न केवल अब बंजर पड़ी भूमि हरियाली में बदल गई है, बल्कि चाय के बागानों ने 10,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार भी दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पलायन पर भी अंकुश लग रहा है। पर्यटन से भी आर्थिकी में सुधार हो रहा है। 31 जुलाई को केदार घाटी में आई आपदा के बाद केदारनाथ धाम की यात्रा पूरी तरह से थम गई थी, लेकिन अब यात्रा एक बार फिर पटरी पर आने लगी है। दूसरे चरण की यात्रा को शुरू करने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। केदारनाथ धाम की यात्रा 15 सितंबर से पुनः शुरू हो जाएगी। जिला पर्यटन अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा केदारनाथ धाम में स्थानीय लोगों के आवागमन के लिए विशेष हेली सेवा का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अतिवृष्टि के बाद उन व्यापारियों और तीर्थ पुरोहितों के लिए कल से निःशुल्क हेली सेवा शुरू की जाएगी, जिनको आपदा के दौरान धाम से वापस लाया गया था। चूँकि केदारनाथ में 31 जुलाई को जो आपदा आई थी, उसमें बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू करके जो वहाँ के लोकल व्यापारी हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, दुकानदार हैं, उनको नीचे लाया गया था। अब 15 सितंबर से आशा है कि यात्रा दोबारा से अपने फुल सेल में चलेगी। तो उसके दृष्टिगत उत्तराखंड सरकार द्वारा वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो व्यापार करते हैं, दुकानदार हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, उनको केदारनाथ भेजने के लिए हेली की सुविधा प्रदान की जा रही है, जो कि हिमालयन हेलीपैड सिरसी से प्रदान की जा रही है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो स्थानीय है, दुकानदार है, वो अपने आवेदन जो है अपने ग्राम प्रधान को या स्थानीय जनप्रतिनिधि को दे सकते हैं। रुद्रप्रयाग जिले में गौरीकुंड नेशनल हाईवे पर कुंड में मंदाकिनी नदी पर बने लोहे के गार्डर पुल पर छोटे वाहनों की आवाजाही सुचारू कर दी गई है। बड़े वाहनों को अब भी चुन्नी बैंड विद्यापीठ से गुप्तकाशी होकर सोनप्रयाग पहुंचना पड़ेगा। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे पर कुंड में मंदाकिनी नदी पर बने लोहे के गार्डर पुल के निचले हिस्से में भूकटाव होने से तहसील प्रशासन ने बीते 30 जुलाई को सभी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी थी। विगत दिनों NH विभाग की ओर से भूकटाव वाले स्थान का ट्रीटमेंट कराने के बाद अब छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलते हैं अगली खबर की ओर।
बागेश्वर में पोषण माह के तहत बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान लाभार्थी महिलाओं को पोषण की जरूरत और उसकी महत्वता को लेकर जानकारी दी गई। इस दौरान 6 साल तक के बच्चों के वजन और उनकी लंबाई आदि की भी जांच की गई। विभाग के अधिकारियों ने बच्चों के पोषण को लेकर बेहतर खानपान की जानकारियां दी। 7वां राष्ट्रीय पोषण माह का कार्यक्रम चल रहा है और 1 सितंबर से जो है लगातार इस माह पूरे कार्यक्रम जो है जिले में विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में, समुदायों में और गांवों में जो है हमारे द्वारा आयोजित किए जाएंगे। पोषण माह में जो है इस बार जो हमारे एक विशेष जो हमारी थीम है वो है सुपोषित किशोरी और सशक्त नारी। तो हम विशेष तौर पे पोषण के विषय में, स्वास्थ्य के बारे में जानकारियाँ तो दे ही रहे हैं। उसके अलावा किशोरी वर्ग जो है उसको हम विशेष रूप से इस बार जो है योजना के तहत जो है इस माह हम लोग विशेष रूप से उनको जो है स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जानकारी देंगे। और जो हमारा पोषण माह मनाने का जो मुख्य जो हमारा एक उद्देश्य और कारण है उसमें एक जो है पोषण और स्वास्थ्य तो है ही है, उसके अलावा जो है स्थानीय चीज़ें, चाहे वो दालें हैं, सब्जियां हैं, जो भी लोकल चीज़ें हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं और पोषक तत्वों से भरपूर हैं, उनके विषय में लोगों को जानकारी देना अवेयर। इस दौरान कार्यक्रम में आए लाभार्थियों ने बताया कि पोषण माह के कार्यक्रम के तहत विभाग के अधिकारियों, चिकित्सकों आदि के द्वारा उन्हें अच्छी जानकारी दी जा रही है। उन्हें यहाँ स्थानीय मौसमी सब्जियों से मिलने वाले पोषण के बारे में भी बताया जा रहा है, जिससे उन्हें काफ़ी लाभ मिला है। आंगनबाड़ी बहुत अच्छा माध्यम है, लोगों को जागरूक करने का, ग्रामवासियों को जागरूक करने का बहुत अच्छा माध्यम है। अभी जैसे कि हमें बताया गया है कि जो सितंबर का महीना है वो पूरा पोषण माह चल रहा है और इस दौरान अनेक प्रकार की गतिविधियां आंगनबाड़ी सेंटर में कराई जा रही हैं और टाइम टाइम पर हमें बुलाया जाता है, मीटिंग कराई जाती है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले तो हमें ये बताया जा रहा है कि स्थानीय फल और सब्जियों का उपयोग करें। दरअसल होता क्या कि हम लोग बेमौसमी सब्जियों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि वो खा, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि बेमौसमी सब्जियों से पोषण नहीं मिलेगा। जो अभी मौसमी सब्जियां हमारी चल रही हैं उनसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पोषण मिलेगा। हमें गर्भावस्था के दौरान विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी जाती हैं, जिसमें ये महालक्ष्मी किट के बारे में बताया जाता है और THR मिलता है और जिसमें खजूर मिलता है और ये बच्चे के प्रसव के बाद जो जच्चा बच्चा दोनों की जांच कराई जाती है और उसके स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ दी जाती हैं। स्थानीय फलों सब्जियों का सेवन करने के लिए उसकी जानकारी दी जाती है विभागों के द्वारा। और 5,000 रुपये का ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ भी मिला है। टिहरी जिले में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित भिलंगना ब्लॉक के 42 गांवों और तोकों का भूवैज्ञानिकों की टीम ने सर्वे पूरा कर लिया है। कुछ गांव में अभी सर्वे होना बाकी है। प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार बूढ़ा केदार क्षेत्र के तिनगढ़ गांव के 74 परिवारों का पूर्ण विस्थापन किया जाना है, जबकि बूढ़ा केदार, नेल, चामी और भिलंग क्षेत्र के 70 से 80 घरों में आपदा के कारण बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जिनके विस्थापन की कार्यवाही की जानी है। भूवैज्ञानिक प्रदीप कुमार ने बताया कि आपदा से प्रभावित भिलंगना ब्लॉक के 42 गांवों का टीम ने सर्वे पूरा कर लिया है। सबसे ज्यादा दिक्कत तिनगढ़ गांव की है, जहां पर पूरा गांव विस्थापित किया जाना है। गांव के 74 परिवारों के लिए आसपास की भूमि का चयन किया जाना है। भूगर्भीय रिपोर्ट के बाद ग्रामीणों का आम सहमति के साथ विस्थापन किया जाएगा। ये उच्च हिमालय में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आजकल आ रही है, ज़्यादा बरसात के कारण आ रही है। ज़्यादा बरसात के कारण जहाँ पे चट्टानें कमज़ोर हैं या टेक्टोनिक परिवर्तन होते रहते हैं बार बार, उन स्थानों पे ज़्यादा बारिश एक ही जगह पड़ने से ये घटना हुई है, कोई जिसमें कई मकानों में कई और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान हुआ है। तो हमारा फिलहाल तिनगढ़ का मेन स्ट्रेस है, अब से हमने 74 परिवारों का विस्थापन लिखा है, उसमें भूमि चिन्हित की जा रही है और बाकी भिलंग क्षेत्र में भी हमारे पास 2-3 गाँव ज़्यादा सेंसिटिव है और उनका भी विस्थापन की कार्रवाई गतिमान है। अभी तक मेरे द्वारा तहसील घनसाली में 42 गांव का सर्वे कर दिया गया है, जिसमें कम से कम 10 से 15 गांव में अत्यधिक क्षति हुई है और जिसमें अधिक क्षति हुई है उनके जो प्रभावित परिवार हैं उनका हम विस्थापन करेंगे और बाकी जो ट्रीटमेंट के लायक गांव होंगे, बस्ती होगी, उसमें ट्रीटमेंट करवाएंगे। टिहरी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि भिलंगना विकासखंड में जुलाई और अगस्त माह में आपदा की कई घटनाएं हुई हैं, जिनमें 5 जनहानि की समाचार हैं। तिनगढ़ गांव के पूर्ण विस्थापन की कार्यवाही चल रही है। जमीन को लेकर कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा अत्यधिक क्षति वाले घरों को भी सुरक्षा की दृष्टि से विस्थापन किया जाना है। भूगर्भीय सर्वे के बाद भूमि फाइनल की जाएगी। देखिए, अभी जो जुलाई और अगस्त में घनसाली
ब्लॉक में जो विभिन्न स्थलों पर बादल फटने की घटना हुई है, ऐसे कुल 6 इंसिडेंट हमने रिपोर्ट किए थे। उन 6 इंसिडेंट्स में विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में भूगर्भीय सर्वेक्षण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में अधिकतर गाँव को में सर्वेक्षण कर लिया गया है, कुछ 2 गाँव भी शेष हैं। और जो भी सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है उसमें जैसे तिनगढ़ है जो कि कम्प्लीटली हमको जिसका विस्थापन किया जाना है, वहाँ पर करीबन 74 परिवार हैं ऐसे। और इसके अतिरिक्त कई ऐसे परिवार गुत्तू वैली में भी मिले हैं और साथ ही अंतवाल गांव और उसके आसपास जो बादल फटने की घटना हुई थी वहाँ भी कुछ घर ऐसे मिले हैं जहाँ पर हमको विस्थापन किया जाना होगा। कुल मिला के अभी तक जो प्रारंभिक रिपोर्ट भूवैज्ञानिक द्वारा दी गई है उसमें तिनगढ़ के अलावा करीबन 70-80 घर और ऐसे हमें मकान प्राप्त हुए हैं जिनकी रिपोर्ट के अनुसार उनको विस्थापित किया जाना ज़रूरी है। और इन परिवारों के लिए अब हमारी जो राजस्व की टीम है वो परिवारजनों के साथ मिलकर जो अल्टरनेट भूमि उसका चयन करेगी और हम प्रयास ये कर रहे हैं कि अतिशीघ्र नई जो भूमि हो उसका सर्वेक्षण कर लें कि वो सुरक्षित हो और वहाँ पर इनको विस्थापन के लिए जो प्रक्रिया होगी उसको आगे कार्रवाई करेंगे। पिथौरागढ़ जिले के कुमौड़ गांव में ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक हिल जात्रा पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। हजारों की संख्या में हिल जात्रा पर्व में लोग शामिल हुए और सभी ने भगवान वीरभद्र का अवतार माने जाने वाले लखिया बाबा का आशीर्वाद दिया। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअल माध्यम से हिल जात्रा उत्सव से जुड़े और वहां मौजूद जनता को संबोधित किया। हिल जात्रा उत्सव में आए लोग काफी उत्साहित दिखे और सभी ने जमकर इस पर्व का आनंद लिया। एक खास रिपोर्ट। पिथौरागढ़ जिले में हिल जात्रा पर्व इस साल भी धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर लोगों को संबोधित किया। हिल जात्रा को सोरघाटी पिथौरागढ़ में सावन और भादो के महीने में कृषि पर्व के रूप में मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। 7-8 त्योहार से शुरू होने वाले कृषि पर्व का समापन पिथौरागढ़ में हिल जात्रा के रूप में होता है। हिल जात्रा का शाब्दिक अर्थ है कीचड़ का उत्सव। करीब 500 साल पुराने हिल जात्रा की असल शुरुआत पिथौरागढ़ जिले के कुमौड़ गांव से हुई। कहा जाता है कि इसी कुमौड़ गांव के 4 मेहर भाइयों की बहादुरी से खुश होकर नेपाल नरेश ने यश और समृद्धि के प्रतीक ये मुखौटे उन्हें इनाम में दिए थे। तभी से नेपाल की ही तर्ज पर ये पर्व सोरघाटी पिथौरागढ़ में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यात्रा का इतिहास 500 साल पुराना है और इसका संबंध नेपाल से है। साथ ही यह पौराणिक गाथाओं से भी जुड़ा हुआ है, भगवान शंकर और मां सती की कहानी से जुड़ा हुआ है। और जो वीरभद्र हैं, वीरभद्र का अवतार ही लखिया बाबा हैं और यहाँ पर कुमौड़ गांव में लखिया बाबा आराध्य देव हैं। और आज की युवा पीढ़ी लगातार इस आयोजन को और हमारी संस्कृति को बचाने का लगातार प्रयास कर रही है और लगातार इस उत्सव में भागीदारी कर रही है। हिल जात्रा पर्व में दर्जनों पात्र मुखौटों के साथ मैदान में उतरकर दर्शकों को रोमांचित करते हैं। मैदान में सभी पात्र कृषि प्रेम को दर्शाते हैं। शानदार बैलों की जोड़ियां, छोटा बल्द, बड़ा बल्द, अड़ियल बैल, ढोल नगाड़े, हुड़का और घंटी की संगीत लहरी के साथ नृत्य करती नृत्यांगनाएं कमर में खुखरी और हाथ में डंडे लिए रंग बिरंगे वेश में पुरुषों के साथ ही धान की रोपाई का स्वांग करती महिलाओं को देखकर हर कोई इस उत्सव का भरपूर आनंद लेता है। इस पर्व का समापन लखिया भूत के आगमन के साथ होता है। लखिया भूत को भगवान वीरभद्र का अवतार माना जाता है। पूरा इलाका लखिया बाबा की जय के नारों के साथ गूंज उठता है। लखिया का पात्र अभी इस साल निभा रहा हूँ यहाँ पर और इस पात्र में एक दिव्यता है, इसको हम एक आस्था के रूप में देखते हैं। जैसे ही हम पूरा गेटअप हमारा हो जाता है, हमारा चेहरा मेन हमारा जो मुखौटा है जो 500 साल पुराना है उसको धारण करने के बाद जब ढोल नगाड़े बजते हैं उसके बाद एक अलग ही दिव्य शक्ति महसूस होने लगती है और उसी को हम फिर पूरे गांव में घुमाते हैं। हिल जात्रा का आकर्षण लखिया भूत होता है जो बेहद डरावनी वेशभूषा में मैदान में आता है, जिसके दोनों हाथों में काला चवर,
काली पोशाक, गले में रुद्राक्ष की माला, कमर में लोहे की चैन बंधी होती है। इसी चैन को लखिया के गढ़ों ने पकड़ा होता है। लोग अक्षत और फूलों से लखिया भूत की पूजा अर्चना करते हैं और घर परिवार गांव की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। और लखिया भूत लोगों को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देने के साथ ही अगले वर्ष आने का वादा कर चला जाता है। ये हिल यात्रा पर्व बहुत ही अद्भुत पर्व है। इसे देखने हम हमेशा बहुत ही दूर दूर से आते हैं और हर साल इसको देख के हमें बहुत ही रोमांच आता है कि लखिया बाबा का दर्शन करके हम बड़े ही यहाँ पर अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं, जिसमें दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और हम हर साल यहाँ आएंगे। मैं पिछले 10 साल से अपने पापा के साथ यहाँ पे आ रही हूँ और अभी भी कुछ नहीं चेंज हुआ है। वही चीज़ें होती है लेकिन काफ़ी कुछ डिफरेंस आ गया है अब। लेकिन जब भी मैं अपनी संस्कृति अपने आँखों से देखती हूँ, जैसे यूट्यूब वीडियोस देख के हम एक्सपीरियंस नहीं करते वो चीज़ें, लेकिन जब मैं अभी रियल लाइफ में देख रही हूँ, जब मैं अपनी आँखों से देख रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपीरियंस है और ये मेमोरी हमेशा बन के रह जाएगी और मुझे मेरा संस्कृति कभी भूल नहीं सकती हूँ मैं। हिल यात्रा पर्व का आगाज भले ही मेहर भाइयों की वीरता से हुआ हो, लेकिन वक्त के साथ साथ इसे कृषि पर्व के रूप में मनाया जाने लगा है। धान रोपती महिलाएं और बैलों को हाँकता हलिया पहाड़ के कृषि जीवन को दर्शाते हैं। तेजी से बदलते इस दौर में जहां लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता से दूर होते जा रहे हैं, वहीं सोर घाटी के लोगों का अपनी संस्कृति के प्रति लगाव अनूठा उदाहरण पेश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन केंद्र, देहरादून। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।